ओके, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो है करंट डेंसिटी से रिलेटेड। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वो कंडक्टर का एरिया जो है अलग अलग वेरी कर सकता है। तो मान लो कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो अब 1 मीटर स्क्वायर के कंडक्टर से जितनी करंट फ्लो होगी उसी को उसका करंट डेंसिटी कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पासिंग नॉर्मली फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होनी चाहिए, तो उससे जितना करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं जे से, और जे, और इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन, सॉरी, आई अपॉन ए। व्हाट इज यूनिट फॉर करंट? आई, unit of current is ampere. What is unit for area? It is meter square. So its unit will be ampere per meter square. From here it is clear, charge density is equal to current upon area, that is ampere per meter square. Its unit will be, and okay, that's it about charge density, current density, sorry, it is about current density. Okay, Ohm's law। ओम्स लॉ आप लोग अपनी क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े हैं, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ओम्स लॉ में हमने मेनली पढ़ा था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि कोई कंडक्टर है, जैसे ये एग्जांपल लो, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस करंट, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा, अब वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, या पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओके। what is the statement of Ohm's law? Potential difference across the end of conductor is proportional to current flowing through the conductor, but some physical quantity like temperature, pressure and strain must remain constant। मतलब कि ये कब ओबे करेगा, जबकि आप उसकी फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन को कांस्टेंट रखोगे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज और करंट आपस में सेम प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर एक कंडक्टर है, इसको कुछ इस तरह से समझा देता हूँ। ये कंडक्टर है, इसको अक्रॉस आपने एक बैटरी अप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा रही है और इसके ये दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज है, ठीक है। तो और ये वोल्टेज कैसे चेंज होगा, आप इसके इस बैटरी के थ्रू, अगर ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की लगा रहे हो और करंट इसमें जा रही है 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप इस बैटरी को 10 वोल्ट की लगा देती हो, ठीक है, अब 10 वोल्ट की लगाओगे तो ये करंट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये 5 एम्पियर हो जाएगा। अब इसको अगर आप 2.5 वोल्ट की लगाते हैं तो ऑब्वियसली करंट जो है कम हो जाएगा, 1.25 एम्पियर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को कम कर रहे हो उसका करंट भी कम हो रहा है। यही बस ओम्स लॉ है, ठीक है। इसका एक सर्किट देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे होता है इसका। एक मिनट, यहाँ पर देखो एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये आपका एम्पियर है। एम्पियर क्या करता है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होना चालू हुआ, करंट फ्लो, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होना चालू हुआ, ये करंट एम्पियर के थ्रू पास होता हुआ आगे गया रेजिस्टेंस में। अब ये रेजिस्टेंस से पास होता हुआ आगे गया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाके एंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस जो वोल्टेज उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है उसको मेजर करने के यहाँ पे एमीटर लगा दिए हैं। बस यही इसका सेटअप होता है, ठीक है। ओम्स लॉ का सेटअप ये ऐसा ही है, और ये इसका प्रैक्टिकल आपके क्लास 12 के प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल ही है और बहुत ईजी भी है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ हुआ। ये एग्जांपल दिया है कि आपने जब 5 वोल्ट रखा था तब 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 10 वोल्ट किया तो 4 एम्पियर, 15 वोल्ट किया तो 6 एम्पियर। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है, ओके। अब आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है।
ओके, तो जैसा कि मैं बताया, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब अगर हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो हम लोग v प्रोपोर्शनल टू आई की जगह लिख देते हैं v इक्वल टू आर आई। ये जो r जो है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही हम लोग रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया कि मैथमेटिकल वे में किस तरह से होता है। लेकिन अगर समझना चाहें तो रेजिस्टेंस होता क्या है, एक वायर है, एक वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब उस करंट को फ्लो हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कंडक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, कंडक्टर उस फ्लो को कहीं ना कहीं अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्यों रोकने की कोशिश करेगा? क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे आयन्स होते हैं, इमोबाइल आयन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो उसके कारण क्या, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा, वो उसे टकराएगा, फिर मूव करेगा, वो कहीं ना कहीं अपोज करेगा। तो ये जो अपोज होता है वो कंडक्टर के थ्रू होता है, इस अपोज को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सो R is known as resistance. What is unit of resistance? It is important. Unit of resistance is ohm. क्यों? क्योंकि ओम नाम का ओम्स लॉ अभी हमने पढ़ा, वो जो साइंटिस्ट था ओम नाम का, उसने ही इसको डिराइव किया था, तो उसने अपने नाम के आधार पर इसका यूनिट जो है ओम दे दिया। ओके, इसके आगे देखते हैं। कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया था, आयंस होते हैं उनके कारण रेजिस्टेंस फ्लो होता है। आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉपी बनाते जानी है, सारे डेफिनेशन लिखते जाने हैं, इस नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग उसको देख के लिखते जाओगे। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज ओम। क्लियर? ये हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो अब देखो, अगर आप 5 मीटर का एक वायर लेते हो, उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। अगर उस वायर का लेंथ आप 10 मीटर कर देते हो, क्या उसका रेजिस्टेंस सेम होगा? क्या नहीं, वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हो वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सो लेंथ बढ़ रहा है, साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर? ओके, अब अगर आप एक वायर लिए हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब अगर उसका एरिया को आप बढ़ाकर 2 मीटर स्क्वायर कर दे रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, ज़्यादा आसानी से फ्लो कर पाएगा, अपोज कम हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लेंथ और एरिया। लेंथ अगर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। क्लियर? यह आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो अगेन एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ हम लोग कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं रो। रो यहाँ पर क्या है? रो को हम लोग यहाँ पर रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो एल। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? हर मेटल की या हर कंडक्टर की एक फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, वो कंडक्ट अगर मैं बोलूँ कॉपर की तो उसकी फिक्स रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब कॉपर का 1 मीटर वायर लो, 2 मीटर वायर लो, 4 मीटर वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम बोलूँगा तो उसकी भी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। वायर का लेंथ, वायर का एरिया कुछ भी रहे, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ और एरिया से रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। मैं रेजिस्टिविटी कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस अलग चीज़ होती है, रेजिस्टिविटी अलग चीज़ होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक आप वायर लिए, मान लो आपने कॉपर का एक वायर लिया, ठीक है, वो 1 मीटर का वायर है, उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर, उसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने दोनों चीज़ फिक्स कर दिया, लेंथ भी फिक्स कर दिया और एरिया भी फिक्स कर दिया। ठीक है, लेंथ और एरिया 1 कर दिया, तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी बचेगी? उसके रेजिस्टेंस के बराबर। तो अगर 1 मीटर का आप वायर लिए हो, उसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। समझ में आ गया? अब आप अगर लेंथ 2 मीटर कर दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसका 2 मीटर कर दिया, उसका एरिया भी 2 मीटर स्क्वायर कर दिए, तो वैसा कुछ नहीं। आपको जब भी रेजिस्टिविटी की बात करेगा, आप कितना भी बड़ा वायर लिए रहो, उसको 1 मीटर में कन्वर्ट करोगे, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही। इसलिए कॉपर का हमेशा रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, एल्यूमिनियम का सेम रहेगा, गोल्ड का सेम रहेगा, सारे मेटल का सेम रहेगा। हियर Here you read, resistivity is property of any material and it does not depends upon dimension, while resistance is property of conductor and it depends on conductor dimensions. Sorry, तो जैसा मैं अभी बताया था, रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। लेंथ एरिया अलग अलग हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है,
हाँ, ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। हियर नोट दैट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या था? ओम। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोज कर रहा है वो रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो सपोर्ट करेगा उसको क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो जाता है? कंडक्टेंस। वैसे ही रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। ये दोनों चीज़ को याद रखना। कंडक्टेंस से होता है, कंडक्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम लोग, रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? इस रो से। और कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। ये सब कुछ न्यूमेरिकल है, ये सब मैं क्लास में करवाऊंगा, ये अभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा अभी तुम समझ में नहीं आएगा। आप लोग खुद इसको पढ़ के देखना, अगर समझ में आता है तो, अदरवाइज इसको मैं क्लास में करवा दूंगा। अगर ये नोट्स किसी को चाहिए तो मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगा ये। हो गया, ये मेटल ही है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा। यार क्या हो रहा है? मेरे वीडियो बंद नहीं हो रहा है।